नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया और पीएम से छात्रों से माफी मांगने की मांग उठाई। जबकि कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन और दिल्ली में छात्रों के साथ हुए हिंसक झड़प के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, क्योंकि राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और संसद में चर्चा की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठे थे। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकारों के दौरान हुए पेपर लीक मामलों पर सवाल उठाए हैं तथा दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। और हाईकोर्ट ने छात्रों से मारपीट के मामले में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर राजस्थान में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। जयपुर में भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों ने पहली बार एक ही दिन एक दूसरे के कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़े तो गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा मुख्यालय की ओर कूच किया। पुलिस ने दोनों ही प्रदर्शनों को रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग की और पानी की बौछारें छोड़ी। इस बीच हुई धक्का मुक्की और भगदड़ में कई कार्यकर्ता तथा महिलाएं चोटिल हो गई और सड़कों पर भारी जाम लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए। डोटासरा ने 150 परीक्षाओं के पेपर लीक का दावा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग रखी, जबकि मदन राठौर ने निष्पक्ष जांच की बात कही। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अवैध खनन को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ एहतियाती हिरासत के आदेश जारी होने चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने वालों के प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान मुरैना जिले में अवैध खनन में मदद करने वाले 551 लोगों की पहचान होने की बात सामने आने पर कोर्ट ने पूछा कि इन्हें हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट का मानना है कि कुछ लोगों को हिरासत में रखकर दूसरों के लिए नजीर पेश की जानी चाहिए। साथ ही पर्यावरण संतुलन के लिए मानवीय हस्तक्षेप कम से कम करने और पानी को प्राकृतिक रूप से बहने देने पर जोर दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 30 पुलिस लाइन में रहने वाले फैजल को फेसबुक पर आयशा खान नामक युवती से दोस्ती करना भारी पड़ गया, जहां युवती ने शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर और कम समय में निवेश को दोगुना करने का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसाया। जिसके बाद आरोपी के कहने पर फैजल ने व्हाट्सएप पर आए एक लिंक के जरिए थिंक मार्केट ऐप का इस्तेमाल करते हुए 19 जून से 17 जुलाई के बीच अपने पिता और परिचितों के खातों से कुल 19,69,096 रुपए ट्रांसफर कर दिए। और जब उसने अपनी रकम व मुनाफा निकालना चाहा तो भुगतान से इनकार करने पर साइबर ठगी का खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर साइबर अपराध सेंट्रल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बिकने वाली जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 अगस्त 2026 से लागू होगा। शुरुआती 2 वर्षों तक कोई शुल्क नहीं रहेगा, लेकिन तीसरे साल 100% और चौथे साल 200% टैरिफ वसूला जाएगा। तय समय में अमेरिका में उत्पादन प्लांट न लगाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। इस निर्णय का सीधा असर भारतीय दवा बाजार पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अमेरिका को सर्वाधिक दवाएं आपूर्ति करता है। वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 93,644 करोड़ रुपए की दवाएं भेजी, जो उसके कुल फार्मा निर्यात का 38% है। इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में गिरावट आई और फार्मा कंपनियों के शेयर गिरने से सेंसेक्स 720 अंक टूट गया। उधर मनीला में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के बीच अंतरिम ट्रेड डील पर विस्तृत चर्चा हुई। जोधपुर स्थित मंडौर खुली जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 2 बंदियों मूलाराम और सीमा के परिणय सूत्र में बंद कर अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिली विशेष मंजूरी के बाद यह शादी जेल परिसर में 21 रिश्तेदारों और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में वैदिक रीति रिवाजों से संपन्न हुई। नागौर निवासी मूलाराम और मुंबई निवासी सीमा अलग अलग मामलों में सजा काट रहे हैं। अच्छे आचरण के कारण दोनों को मंडौर ओपन जेल स्थानांतरित किया गया था, जहां कृषि कार्य के दौरान उनके बीच परिचय
और घनिष्ठता बढ़ी। जेल प्रशासन तथा सुरक्षाकर्मी इस अनूठी शादी के गवाह बने। राजस्थान के न्यायिक इतिहास में खुली जेल के भीतर 2 दोषियों का यह पहला विवाह माना जा रहा है। पंजाब के पठानकोट में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद 96 घंटे में 92 एकड़ शामलात जमीन हड़पने का बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां सेवानिवृत्ति से ठीक पहले एक अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर सरकारी जमीन 6 महिलाओं के नाम करने का विवादास्पद आदेश जारी करवा दिया गया और मामले में विजिलेंस जांच के बाद अब ईडी अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क की परतें खंगाल रही है, क्योंकि रावी नदी के पास स्थित इस 200 करोड़ की जमीन के खेल में बिना पंचायत का पक्ष सुने केवल 4 दिन की पोस्टिंग के दौरान यह आदेश पारित किया गया था, जिसमें अब सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से अवैध माइनिंग की वैज्ञानिक जांच की जा रही है और 2 स्टोन क्रैशर कंपनियों तथा कई सफेद पोशों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 79 मंडल बैठक में राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे और चढ़ावा व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए 5200 आवेदन मिले हैं, जिसके चलते चयन समिति को 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है और तब तक एक सचिव नियुक्त किया जाएगा। स्वामी गोविंद देव गिरी की अध्यक्षता में धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें 9 संत शामिल हैं। चढ़ावा गिनती में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आरबीआई के सहयोगी संस्थान टकसाल से चढ़ावे में आए सोने चांदी की जांच व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा नियमित संवाद के लिए जल प्रवक्ता नियुक्त होगा। न्यायाधीशों ने सीसीटीवी सुरक्षा की समीक्षा की और एसबीआई के साथ हुए समझौते तथा बैंक की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया। प्रदेश में साइबर ठगों ने अब सरकारी कर्मचारियों विशेषकर एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। ठग खुद को नायब तहसीलदार अशोक मीणा जैसे उच्च अधिकारी बताकर फोन करते हैं और कर्मचारियों की पोस्टिंग, लोकेशन तथा विभागीय कामकाज की सटीक जानकारी के बल पर उनका भरोसा जीते हैं। साइबर सुरक्षा की भाषा में इसे प्रोटेक्टिंग कहा जाता है। शौचालय निर्माण, भवन मरम्मत अथवा बजट स्वीकृति की बहाने झांसा देकर जयपुर, सुल्तानपुर, बारां, चित्तौड़गढ़ और डीग में स्वास्थ्य कर्मियों से लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई है। भरतपुर में एसआईआर अभियान के दौरान भी ऐसे फर्जी कॉल आए थे। साइबर सेल के अनुसार कर्मचारी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ड्यूटी और लोकेशन की जानकारी साझा कर देते हैं, जिसका दुरुपयोग ठग कर रहे हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि किसी भी अधिकारी के कॉल की पुष्टि पहले विभागीय स्तर पर करें और गोपनीय जानकारी न दें। जयपुर में बेटी द्वारा अपनी 45 वर्षीय मां नीरज शर्मा की हत्या करने के बहुचर्चित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने मुख्य आरोपी बेटी आयुषी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जहां कोर्ट ने मां से मनमुटाव और अन्य आरोपी बलराम उर्फ रवि के फरार होने के कारण जांच प्रभावित होने की आशंका जताई है, जबकि अदालत में बचाव पक्ष के भाई के आश्रित होने पर झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया था। वे सरकारी पक्ष ने संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति के लिए हत्या करने का आरोप लगाया, जिसमें गत 3 जुलाई को एलडीसी मां को स्कूटी पर जाते समय 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कॉर्पियो की टक्कर मारकर हत्या करने की साजिश का खुलासा हुआ था, जिसमें पुलिस ने बेटी और जेठ समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो बरामद कर ली थी। और अब इस गंभीर मामले में निचली अदालत के बाद हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। जयपुर के अग्रवाल फार्म इलाके में साइबर ठगों ने धोखाधड़ी करते हुए एक व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया। साइबर ठग ने खुद को फर्जी पहचान बताकर पीड़ित के झांसे में लिया, फिर उसके बैंक खाते से कुल 5,34,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित श्यामलाल ने शिप्रापत पुलिस थाने में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि अज्ञात जालसाज ने उसका विश्वास जीतने के लिए पहले तो खुद की झूठी पहचान बताई और फिर परिवार में किसी के गंभीर बीमार होने का बहाना बनाकर आपात स्थिति का हवाला दिया। मदद के नाम पर उसे भावनात्मक रूप से बरगलाकर आरोपी ने यह मोटी रकम अपने खाते में स्थानांतरित करवा ली। घटना के बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने शिकायत दर्ज करवाई।